Assalamu alaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा ऑल्दो मैंने एनईडी के सारे पेपर्स सॉल्व करवाए हुए हैं, बट कुछ न्यू क्वेश्चंस हमारे पास चूंकि आ रहे हैं तो मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने ऑल्दो एनईडी के तमाम पेपर जो 2022 के अंदर पूछे जा रहे हैं कंट्रास्ट टेस्ट के, मैंने सारे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हुई है। उसका लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बट कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो आजकल पेपर में बहुत दिख रहा है और बहुत से बच्चे उसको लेके परेशान चल रहे हैं बगैर सोचे समझे, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आ रहा है, इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या if the determinant of a quadratic equation is -4, if the determinant of a quadratic equation is -4, if the determinant of a quadratic equation is -4, find the value of roots। क्या फाइंड करना है मेरा बेटा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन आजकल पेपर के अंदर मार्केट में बहुत आ रहे हैं भाई, और बहुत से बच्चे इसको लेके परेशान चल रहे हैं कि भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है -4, और आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि भाई क्या फाइंड करके बताओ, फाइंड करके बताओ रूट्स की वैल्यू को। अब अक्सर बच्चे परेशान है कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई बच्चों की तरह सॉल्व करोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? कैसे? देखो, आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये डिटर्मिनेंट किसका है? आपसे कहा जा रहा है -4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपसे क्या कहा जा रहा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 है। भाई ये -4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए, डिटर्मिनेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता रूट से। डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा बेटा? डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जबकि रूट्स क्या होते हैं पहले तो आपको मालूम होना चाहिए मेरा बेटा। रूट्स कहते हैं किसी भी इक्वेशन के आंसर को। रूट्स किसको कहते हैं भाई? किसी भी इक्वेशन के आंसर को। और रूट्स और डिग्रीज हमेशा बराबर होते हैं। अगर आप मेरे शागिर्द हो, मुझसे ईकैट की तैयारी फ्री में कर रहे हो और ईकैट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, तो बेटा मैंने सब चीजें नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपलोड करी हुई हैं। मैंने ये बात अपने टॉपिक्स में, अपने लेक्चर्स में हमको बताई थी कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री और रूट्स हमेशा बराबर होते हैं। रूट्स के मायने आंसर, तो किसी भी इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे डिपेंड करता है उस इक्वेशन की डिग्री क्या है। सही है ना भाई? अब जरा बात को समझिएगा, बात थोड़ी डिफिकल्ट करूंगा मगर आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस का 2x, या सिंपल तरीके से प्लस का bx कर दीजिए यहाँ पे, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये इक्वेशन कौन सी होती है भाई? क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे। ये डायरेक्टली थोड़ा अकल को यूज करते हुए सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। भाई अकल से सोचो, एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि रूट्स की वैल्यू बताओ। मेरा बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं डिपेंड करता है उसकी डिग्री क्या है। कितनी डिग्री होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? डिग्री के मायने इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ट्वाइस होती है, 2 होती है, तो उतने ही रूट्स होंगे। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन आजकल मार्केट में बहुत इन चल रहा था, मैंने बोला सॉल्व करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन को लेके बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं, अक्सर देख रहा होता हूँ, अक्सर मैसेजेस कर रहे होते हैं, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो भाई देख लो भाई, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए। अगर आप 2020, 2021, 2022 की 6 वीडियो सबसे पहले डाल चुका हूं। अगर इनको देख के अपना टेस्ट देने के लिए जाओगे, 100 नंबर लेकर आओगे मैथ्स के अंदर, टॉप करके आओगे भाई। किसी मशहूर कोचिंग सेंटर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है मेरा प्यारा बच्चा? क्या बन जाएगा? x = 2 की पावर a। आगे कहता है तो बताओ 2 की पावर a + 3 किसके बराबर होगा? क्या कह रहे हैं? कहता है अगर x की वैल्यू बराबर है 2 की पावर a के, तो बताओ 2 की पावर a + 3 किसके बराबर होगा?
भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार बहुत ही आसान है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, तुम्हें 2 की पावर a की वैल्यू क्या गिवन है, x के बराबर, और तुम्हें क्या कह रहे हैं बताओ 2 की पावर a प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर है? भाई अगर मैं इन पावर्स को ब्रेक कर दूं, भाई बचपन में पढ़ा था ना पावर्स कैसे ब्रेक होती हैं, अब आप बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था बचपन के अंदर कि भाई लेट सपोज अगर आपके पास कहीं पे भी 2 की पावर क्यू 2 की पावर आपके पास कहीं पे आ रहा है लेट सपोज 3, तो भाई इसको ब्रेक करके क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 की पावर स्क्वायर इंटू 2? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकता हूं? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड, तो इनकी पावर्स क्या होगी, ऐड होकर 3 बन जाती है। तो भाई इस टर्म को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख दूंगा 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 3। हमने क्या करा, हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म थी उसके अंदर पावर्स को ब्रेक करके लिख दिया। भाई ओरिजिनल टर्म ये थी, तो हमने क्या करा, इस टर्म को ओरिजिनल टर्म को ब्रेक करके लिख दिया उसकी पावर्स को। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा सा पेन भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। तो अब देखो 2 की पावर a किसके बराबर है, x के बराबर है, तो जहां पे 2 की पावर a आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या बन गया, x इंटू 2 की पावर 3। तो अगर तो सिंपल ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 8x आंसर आ जाएगा। मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे जो मैट्रिसेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो खुदा रहा ये 5-6 एमसीक्यूज कर लीजिएगा मेरा बेटा, मैट्रिसेस क्वेश्चंस पेपर के अंदर बेतहाशा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो बहुत पेपर के अंदर पूछा जा रहा है कि अगर कभी भी ए स्क्वायर बराबर आ जाए किसके, ए के, ये मैं पिछली 6 वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये एमसीक्यूज एनईडी बहुत ज्यादा पूछता है। यानी कि कभी भी ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं मेरा बेटा। क्या कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। एक ये मैट्रिक्स, एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। वाइल एक और क्वेश्चन है वो भी पेपर में बहुत आ रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर में आ जाए k+1, यानी कि मैट्रिक्स ए है उसकी पावर में आ जाए k+1 और इसकी वैल्यू a के बराबर ही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं भाई, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगेन मैट्रिसेस के लेक्चर्स के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर मैंने सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए हुए हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। वाइल कभी भी अगर आपके पास एक और क्वेश्चन जो पेपर में बहुत पूछा जा रहा है और आपको आना चाहिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। कभी भी अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बेतहाशा पूछा जा रहा है, आपको ये भी आना चाहिए। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन जो मैं अक्सर देख रहा था पेपर के अंदर, अभी आजकल बहुत पूछा जा रहा है और ये नए क्वेश्चंस के तौर पे शुमार किया जा रहा है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पेपर के अंदर मैट्रिसेस के टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो इस तरह का मैट्रिक्स है कि भाई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले भी तमाम एलिमेंट जीरो हैं, इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले भी तमाम एलिमेंट जीरो हैं, और ऐसे मैट्रिक्स का आपसे डिटरमिनेंट मांगा जा रहा है। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कभी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और बिलो वाली अगर तमाम वैल्यू जीरो हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास डायरेक्टली ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आपके पास ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 1 के। यानी कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए 2 4 3, इधर भी जीरो हो, इधर भी जीरो हो, इधर भी जीरो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज अगर जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है कि सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायगोनल डायरेक्टली आपके पास इनका डिटरमिनेंट आ जाएगा। 4 2s are 8, 8 3s are, आपके पास सिंपली 24 ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अच्छा भाई, अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। कहता है कि यार एक क्वेश्चन गिवन है, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, बताओ x की वैल्यू क्या है। भाई सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट 1/1 को ओपन कर दो, 3/3 के ऊपर। कैसे करोगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के। सिंपल तरीके से फर्स्ट रॉ की फर्स्ट एलिमेंट लिया, बाकी तमाम वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी, क्या बचा, x b c x। सेकंड वैल्यू नेगेटिव के साइन के साथ ली जाएगी, नेगेटिव का a हो जाएगा। बाकी 4 वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, ये आ जाएंगी 1 1 b और x। लास्ट वाली वैल्यू प्लस के साइन के साथ ली जाएगी, बाकी की 4 वैल्यूज आ जाएंगी 1 x 1 और c। सही है ना भाई? सिंपल x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सी बी हो गया, फिर ये माइनस का a एज इट इज, x 1 जार x हो जाएगा, माइनस का b हो गया, फिर b का b एज इट इज, c 1 जार c माइनस का x हो गया। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया, अब इसको फर्दर एक्सपेंड करवा देना। क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सी बी लिख दो, इसको बी से लिख दो, बात एक ही है,
ये माइनस का ए अंदर जाके तमाम टर्म से साइन में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का ए एक्स माइनस माइनस प्लस का ए बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का बी सी और माइनस का बी एक्स। तो भाई देखो प्लस का बीसी नेगेटिव के बीसी को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी माइनस का बी एक्स। तो देखो इन दो टर्म्स में एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव का एक्स कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंपल ए प्लस बी आ जाएगा, और बाहर क्या मौजूद है, प्लस का ए बी। अब ये जो आपके पास टर्म आ गई ना, ये आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन, आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए, तो भाई और से समझिएगा, क्या हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट, फिर होता है प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। और समझिएगा भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से क्या करवा दूं, कंपेयर करवा दूं, तो भाई सम ऑफ रूट किसके बराबर है, सम ऑफ रूट देखो ये बराबर आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर आ रहे हैं ए बी के, यानी कि मेरे पास एक रूट की वैल्यू आ रही है ए और दूसरे रूट की वैल्यू क्या आ रही है बी, यानी कि एक सम ऑफ रूट की वैल्यू, सम ऑफ रूट के अंदर आंसर देखो ए बी है, यानी कि एक रूट ए है एक रूट बी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी देखो दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनली एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, मेरा बच्चा ए कॉमा बी होंगी। क्लियर बेटा, यानी कि ये एक अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास, ए कॉमा बी हमारे पास इस रूट की पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही है। क्लियर है भाई, बड़ी आसान सी बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा भाई बात को समझिएगा, बात को फर्दर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा जो मैंने आपको करवाया है। अच्छा एक और क्वेश्चन भाई ये पूछा जा रहा है पेपर के अंदर, टेंजेंट इनवर्स 3x इसका डेरिवेटिव क्या होगा। भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 9x स्क्वायर, और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हलवा बना के सॉल्व कर सकते हो भाई, ये तो मतलब मलाई क्वेश्चंस कहलाएंगे। सही है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि a की पावर गिवन है -1, प्लस का सिंबल है आगे गिवन है b की पावर -1, और नीचे डिवीजन में गिवन है a की पावर -1। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, a की पावर -1 क्या होता है 1/a, b की पावर -1 क्या होता है मेरा बेटा 1/b होता है। अच्छा भाई, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कैसे लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ए भी बन जाएगा, ये बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और सबसे नीचे क्या आ रहा है ए का ए। भाई देखो 1/a आ रहा है, सॉरी मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक से ज्यादा टर्म कभी भी नीचे मल्टीप्लाई हो रही हो, नीचे डिवाइड हो रही हो, सबसे ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी। देखो एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड होंगी, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाएगी, तो क्या बन जाएगा ऊपर जाके a/1 बन जाएगा, इस a से ये a कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा, b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, परेशान नहीं होते ऐसे क्वेश्चन के अंदर। एक और क्वेश्चन जो बच्चे आजकल बड़ा परेशान हो रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, क्वेश्चन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 की पावर e की पावर x माइनस का 1। भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई सिंपल जो x की वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको पुट करवा दीजिए, डायरेक्टली पुट करवाओगे तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका पहले एल हॉपिटल रूल ले लेते हैं भाई। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। अगर मैं डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल भी यहाँ पे ले नहीं सकता, तो पहले एलसीएम लेंगे इसका, पहले क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस का 1, ये e की पावर x माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर क्या बन गया माइनस का x। सिंपल हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, नेगेटिव के 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस के x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा, सिंपल तरीके से। अच्छा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास x इंटू ई की पावर x बन रहा है ना, तो x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली 1 हो गया, माइनस का सिंबल, और 1 का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस का सिंबल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नीचे अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल कहता है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। सही है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, हमने अभी e की पावर x माइनस का डेरिवेटिव ले लिया, अब e की पावर x माइनस का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, और हम x का डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। अच्छा भाई, x की वैल्यू चूंकि 0 के बराबर अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है 0 के बराबर, तो मेरा बेटा देखो ऊपर क्या बन जाएगा, e की पावर 0 1 बन गया, 1 में से 1 खत्म हो गया, ऊपर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे कोई फर्क पड़ा है इसको भी चेक कर लेते हैं, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, x अब पुट करने के ऊपर हमें क्या मिल रहा होगा भैया, अभी भी 0 मिल रहा होगा। तो एक दफा और एल हॉपिटल अप्लाई करना पड़ता है, एक दफा एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज आ रही है, इसके ऊपर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ और हमारा पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा, तो फिर एल हॉपिटल एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा।
e की पावर x का डेरिवेटिव v की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव के 1 का डेरिवेटिव ये भी 0 हो जाएगा। अब फाइनली नीचे क्या बनता है, नीचे तो पहले 1 माइनस 1 0 हो चुका है, नीचे वाली टर्म तो कैंसिल आउट होकर पहले 0 हो गई, तो वाली टर्म तो वैसे ही कैंसिल आउट हो चुकी है, सही है ना। आगे सिंपल e की पावर x माइनस का 1 मौजूद है, तो मेरा प्यारा बच्चा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, सही है ना भाई। तो अगर अब आप वैल्यूज फाइनली पुट करवाते हो तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो आंसर होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन का फाइनली जो आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। कैसे सॉल्व किया दोबारा सुन लीजिए भाई। आप सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, ये जो मैंने स्टेप करा हुआ है इस स्टेप से इस स्टेप के ऊपर ये एलसीएम लिया गया है, सही है। फिर आपने फर्स्ट टाइम एल हॉस्पिटल अप्लाई करा, फिर हम लोग इस स्टेप से इस स्टेप पे ऊपर गए तो मैंने पहली दफा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा है, LHRB कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया, सही है ना। फिर अप्लाई करने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने फर्दर इस टर्म के ऊपर एक दफा और एल हॉस्पिटल अप्लाई करा। अप्लाई करने में फाइनली e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x आ गया, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 का लिमिट 1 ही होती है मेरा बेटा, सही है ना। सिंपल तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आजकल बड़ा पेपर के अंदर मार्केट के अंदर इन चल रहा है। कहता है कि भाई तुम्हारे पास साइन 10 है, कॉस 20 है, साइन 10 गिवन है, कॉस 20 गिवन है, प्लस का साइन 20 है, प्लस का फिर आगे चल के साइन 20 है और कॉस 10 है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहा है। तो भाई देखो, हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है भाई देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, सही है ना, प्लस का सिंबल कॉस अल्फा फिर साइन बीटा, यानी कि एंगल्स इस फॉर्मूले में चेंज होते हैं, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का एंगल लेट सपोज 10 है, बीटा 20 है, तो क्या बन गया साइन 10 प्लस का 20। तो साइन 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 किसके बराबर होता है भाई, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हाफ आ जाएगा। तो साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 की होता है। भाई बच्चों वाली चीज है भाई, मुझसे अगर पढ़ लो तो आपको किसी चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मैंने 6 लेक्चर्स में, सिर्फ 6 लेक्चर्स में सॉल्व करवाई हुई हैं। तो भाई अगर आप किसी मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर के शागिर्द हो तो लानत भेजो मेरा बेटा, पैसे का ज़या है, सही है ना भाई। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करी हुई, कंप्लीट नस्ट लेवल के लेक्चर्स चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह मिल रहे होंगे। और एनईटी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत पहले मैं सॉल्व कर चुका हूं, सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और जिसको आजकल बच्चे लेके काफी परेशान चल रहे हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 1 के बराबर, क्वेश्चन गिवन है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में मौजूद है साइन क्यूब थीटा प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा, और आगे गिवन है प्लस का 5 cos क्यूब थीटा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चा, बहुत ही आसान तरीका है। देखो भाई टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 के। तो यहां से मेरे पास बेसिकली साइन थीटा, ये कॉस से नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि जहां पे भी साइन थीटा आ रहा है वहां पे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, जहां पे कॉस थीटा आ रहा है वहां पे साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा बात। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर टेंजेंट थीटा 1 के बराबर है तो भाई मुझे मालूम है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साइन की, जहां जहां साइन आ रहा है वहां पे कॉस डाल दो, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स आपके ऑप्शन क्या है। अगर तो आपके ऑप्शन के अंदर आपको जवाब सिर्फ कॉस की फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब क्या साइन कन्वर्ट करोगे, और अगर तो आपके ऑप्शन के अंदर आंसर सिर्फ साइन में गिवन है तो इसका मतलब कॉस को कन्वर्ट करोगे। वैसे जो एनईटी के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर ये साइन को कन्वर्ट करना है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्या बन गया 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो जहाँ पे साइन थीटा आ रहा है वहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है भाई नीचे साइन क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, आगे प्लस का 5 cos क्यूब थीटा एज इट इज, है ना भाई। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, दोनों का वेरिएबल सेम हो गए। देखो भाई इधर भी cos स्क्वायर थीटा है, इधर भी cos स्क्वायर थीटा है, क्या है यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 6 cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा भाई cos क्यूब थीटा, 5 cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा 6 cos क्यूब थीटा प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर परेशान चल रहे, तो आई थॉट इसको भी सॉल्व करवा दिया जाए। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे परेशान है। इस क्वेश्चन को मैं खुदारा अपनी 6 वीडियोस में सॉल्व करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं।
राउंड 2 में भी ये वीडियोस आएंगे और जब तक एनईटी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लेता रहेगा एनईटी मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर के क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा। तो ये वीडियोस बिलियन डॉलर की हैं भाई, अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार मैथ्स अगर मुझसे पढ़ लो तैयारी ना रखो, अपनी तैयारी पूरी करो मेरा बेटा, मगर इन वीडियोस को लाजमी देख के जो अपने दोस्तों को बताओ, अगर वो एनईटी में एडमिशन चाहते हैं, दाऊद में एडमिशन चाहते हैं, वीडियोस का खजाना है। क्योंकि भाई एनईटी के पेपर में यही क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं वो कंफर्म बता देता हूँ। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का मसला हो सकता है भाई, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जो 2021 के 2020 के पेपर्स थे, 2022 के पेपर तो सारे डाले हुए हैं। पॉइंट इज डेट कि अपनी तैयारी पूरी करो, तैयारी के अंदर घपला मत करो बेटा। पैसेज अपने इंग्लिश की तैयारी पूरी करो, मैथ्स की तैयारी पूरी करो, फिजिक्स की तैयारी पूरी करो, केमिस्ट्री की तैयारी पूरी करो, मगर इन लेक्चर्स को लाजमी ले लो, रट के जाओ इन लेक्चर्स को, इनसे बहुत कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आएंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वो क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, मैं उसको निकाल लूं जरा। वो क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का। एक क्वेश्चन और जो अक्सर पेपर में पूछा जा रहा है, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तुम्हारे पास सॉरी वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, अगर ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आ जाए ए माइनस बी, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो भाई ये वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है मेरा बेटा, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बेस्ड प्रॉपर्टी कहलाती है, ये इनका लॉ होता है। तो क्या हो जाएगा, 2a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, यानी कि अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाए तो मेरा बेटा इसका आंसर क्या है, वेक्टर a प्लस बी मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के बराबर होगा। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, इट इज अ बिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट। क्या है मेरा बच्चा, बिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट। ओके भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत पूछा गया और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम से आ रहा है। मैं लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा सका था, मैं इसकी बड़ी माजरत कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम से पेपर के अंदर पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर तुम्हारे पास व्हाट विल बी द मिडिल टर्म मेड बाय द एक्सपेंशन टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट विल बी द मिडिल टर्म that will made this expansion a perfect square। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे कह रहे हैं कि बताओ इस एक्सपेंशन में वो मिडिल टर्म कौन सी होगी जो इस एक्सपेंशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगी। इस एक्सपेंशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करवाने के लिए वो मिडिल टर्म कौन सी होगी? भाई बहुत ही आसान चीज है, और वो क्या है, क्या देखो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर के a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अगर मैं कंसीडर करूं ये a है और मैं कंसीडर कर लूं ये b है, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म अभी छोड़ दो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर है, ये क्या गिवन है, बी स्क्वायर गिवन है। तो जाहिर सी बात है 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होगा। 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म में आता क्या है, मिडिल टर्म में आता है 2ab, मिडिल टर्म में क्या आता है 2ab। अब देखो ये वाली टर्म तो a है, ये वाली टर्म क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की वैल्यू जो कि क्या है 4/5 है। सही है ना? इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, ये आपको एक्सपेंशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस एक्सपेंशन की वो बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, बीच वाली वैल्यू जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। तो गौर से देखो, क्या वो 8 डिवाइडेड बाय 5 नहीं होगी मेरा बेटा? अगर हमें ये 8 डिवाइडेड बाय 5 मिल जाए तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल तरीके से x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 के होल स्क्वायर के, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि हमारी मिडिल वैल्यू कौन सी है, 8 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 9, बताओ वो मिडिल टर्म कौन सी होगी जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये तुम्हारे पास a है, a स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास b स्क्वायर है, तुम्हें मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तुम्हें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, क्या होता है भाई x का होल स्क्वायर प्लस का सिंबल, बीच में कोई टर्म होगी, और यहाँ पे क्या होता है b का स्क्वायर, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो b का स्क्वायर होगा। अब खुद सोचो, यहाँ पे एक 2 होता है फॉर्मूले का, एक a होगा एक b होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 2ab। तो अब मैं a में क्या डालूंगा, देखो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो मिडिल टर्म मेरी कौन सी होगी, वो 6x वो मिडिल टर्म होगी, यानी कि 6 वो मिडिल टर्म होगी जो इस पर्टिकुलर टर्म को मिडिल टर्म बनाने में हेल्प करेगी। इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया कि आपके लिए ये पर्टिकुलर चीज सिंप्लीफाई हो जाए। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको लाजमी आना चाहिए। आपसे कहा जाता है कि आपके पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, आपसे कहा जाता है कि आपके पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, फिर आपसे कहता है कि आपके पास 3 ब्लू मार्बल्स हैं। कितने ब्लू मार्बल्स हैं, 3 ब्लू मार्बल्स हैं।
आगे आपसे कहता है कि आपके पास 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं, बेटा मुझसे पढ़ लो, बिल्कुल फनकारी के साथ पढ़ाऊंगा, सही है ना भाई। 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑरेंज मार्बल। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट एन ऑरेंज मार्बल। ये $1 बिलियन का क्वेश्चन है। एक जगह कल को खड़े होकर पढ़ा रहा था, एक बच्चा कहता है सर वो इतने $1 बिलियन के क्वेश्चन आते हैं, आपका तो बैंक बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। भाई मेरी जेब से लुढ़ी जा रहे $1 बिलियन के क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे स्टूडेंट्स के लिए है ना भाई। तो ये आमिर लाकर जो बाइकें देता था अपनी जेब से लुढ़ी दे रहा था भाई, चैनल की सेट की बाइकें होती थी। तो ये एनईडी के $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्लियर है बच्चा। तो अगर आपके पास 4 ग्रीन मार्बल है, 3 ब्लू मार्बल्स है, 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं, आपसे कहा जाता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, $1 बिलियन, नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑरेंज मार्बल। तो भाई नॉट ऑब्टेनिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है, ऑब्टेनिंग द ऑरेंज मार्बल की निकाल लो। आपको ऑल दो क्वेश्चन में नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑरेंज मार्बल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मगर मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑरेंज मार्बल के आने की। देखो भाई टोटल कितने ऑरेंज मार्बल्स हैं, 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आपके पास चांसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 4 + 3 2, 3 2 5, 5 4 9। तो भाई 2/9 आंसर होगा किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑरेंज मार्बल का। मगर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, बात समझिएगा। ये 2/9 किसका आंसर है, ऑरेंज के आने की प्रोबेबिलिटी का। हमें चाहिए ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी यूनिवर्सिटी लेवल तक का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने नहीं मेरे लेक्चर्स लिए हुए, बेटा 8 लेक्चर्स मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के डाले हुए, वो 8 के 8 लेक्चर्स $1 मिलियन लेक्चर्स हैं। कल को मुझे दुआएं दोगे यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी वहां भी लेक्चर्स काम आएंगे तुम्हारे। तो हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट तरीन प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। क्या होती है दुनिया में, हाईएस्ट तरीन प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की चीज की हो नहीं सकती है। तो भाई देखो अगर मेरे पास ये ऑरेंज के आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो अगर मैं इसको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या वो नंबर नहीं आ जाएगा जो ना आने का है। सर क्या मतलब, भाई देखो तुम्हारे पास टोटल रुपए थे 100 रुपए, तुम्हारे पास टोटल पैसे तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें दिए 100 रुपए। तुमसे कहा कि 40 रुपए की जाके क्या ले आओ, ब्रेड ले आओ। तुम 40 रुपए की ब्रेड ले आए। तुम्हारी वालिदा ने बोला कि भाई बताओ बाकी के पैसे कितने बचे। तुमने क्या बोला, सर टोटल में से मैंने 40 माइनस कर दें तो 60 रुपए टोटल बचते हैं। यही काम करते हो ना आज तक, सेम काम यहाँ पर है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दुनिया के अंदर क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी दुनिया में किसी भी चीज की 1 होती है। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने सिंपल तरीके से आने की प्रोबेबिलिटी को टोटल में से माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस का 2/9, जो कि हो जाएगा 7/9। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 7/9 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बाय द वे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और मेरे जहन में है, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जा रहा था, अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज है कि भाई प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये क्वेश्चन है कि यार देखो तुम्हारे पास एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हाफ, और इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4, और आपसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी उनकी जो कॉमन आ रही है ए इंटरसेक्शन बी, ये आ रही है हमारे पास 1/8 के बराबर। तो आपसे कहा यह जा रहा है भाई, कॉन्सेप्ट ये आपसे कह रहा है कि बताइएगा बताइएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की। $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को नहीं आता, 90% बच्चों को। अगेन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, नेक्स्ट लेवल के लेक्चर डाले में बेटा ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर। माँ बाप के 60,000 रुपए हराम मौत में किसी कोचिंग वाले को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझसे पढ़ते हो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/4, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 1/8। कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर, सबसे पहले नंबर के ऊपर फाइंड कर लो किस चीज को, फाइंड कर लो मेरा बेटा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। सर कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में फॉर्मूला होता है, और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर क्या फॉर्मूला होता है जरा मुझे भी बताएं भाई। देखो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अपने कलर चेंज कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा सा कलर आपके लिए आपकी खातिर ले आता हूँ। ये लेट सपोज ये आ गया एक कलर बहुत ही अच्छा सा। हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
आगे क्या होता है, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेरा बेटा बहुत डिटेल के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट मैंने प्रोबेबिलिटी के जो प्लेलिस्ट है ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, उसमें प्रोबेबिलिटी का लेक्चर डाला हुआ है। खुदारा उस लेक्चर को ले लीजिएगा, आपकी जिंदगी भर काम आएगा वो लेक्चर। यूनिवर्सिटी लाइफ का जो पहला कोर्स होगा, कैलकुलस का कोर्स होगा, पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी उनके अंदर। आईपीएस पढ़ोगे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, दुआएं दोगे वहां पे अगर ये तुमने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर ले लिए। तो भाई देखो ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ से ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। रिमेंबर दिस थिंग, आपको फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सिंपली। तो भाई क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/4, माइनस का सिंबल। ए इंटरसेक्शन बी कितनी गिवन है 1/8, इनको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/4 माइनस का 1/8। ये डायरेक्टली नस वालों का क्वेश्चन छाप के दिया हुआ है, नस में क्वेश्चन आया था। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो भाई, आप कैलकुलेटर वाली आवाम हो यार, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली हाथ से कर लेता हूँ। नीचे 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 1 4 प्लस का 2 का 2, इधर हो जाएगा माइनस का 1/8, एज इट इज 4 प्लस 2 6 बन गया। तो 6 में से 1 जाएगा, 5/8 आंसर आ जाएगा। 5/8 किसका आंसर आ गया मेरा बेटा, 5/8 मेरे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 5/8। 5/8 किसका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। हमारे पास जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है, किसका आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या आंसर आया है मेरा बच्चा, 5/8। आपके पास जो भी आंसर आया है मेरा बेटा, किसका आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। आपसे इस क्वेश्चन ने मांगा हुआ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, सेट्स में सारी बातें पढ़ाई हुई है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू में से उतनी टर्म को माइनस करके आंसर निकाल देना, या फिर आसान भाषा के अंदर कि भाई जो भी यूनिवर्सल सेट है उससे अपने ओरिजिनल सेट को माइनस कर देना। तो भाई अगर मुझे ये ना आने की प्रोबेबिलिटी या कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, तो भाई जो भी मेरे पास आने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो भी तुम्हारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से अगर तुम उस पर्टिकुलर टर्म को माइनस कर दो, तुम्हारे पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपोजिट प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 5/8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई वो जो डिफरेंट इसके अलावा वाला हिस्सा है ना, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये बिल्कुल वही केस हो गया कि यार तुम्हारे पास ऑरेंज के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी जा रही, ऑरेंज मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं मांग रहा, किसकी मांग रहा है, ऑरेंज मार्बल के ना आने की। तो भाई ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, अगर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई तो उसको वन टोटल में से माइनस कर दोगे तो ना आने की आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि भाई अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गई तो उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही अपोजिट पार्ट होता है। तो हमने अपोजिट पार्ट कैसे निकाल लिया, टोटल में से ओरिजिनल पार्ट को माइनस करके। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का 5/8, 1 माइनस 5/8 कर दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में 8 में से 5 निकाल के तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा भैया 3/8। क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, ऑब्वियसली 3/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3/8 आ जाएगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया भाई, सॉल्व हो गया। क्या चाह रहे हो अब, और क्या चाहते हो भाई, क्लियर है क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम भैया। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए बच्चा। अच्छा भाई एक क्वेश्चन और है मेरा बेटा, उसको भी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोसाइन लॉ कैन बी रिड्यूस टू डैश। भाई मैंने अपने लेक्चर्स में एक एक बात पढ़ाई हुई है बेटा, आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मुझसे लेक्चर ले रहे हो ईकेट मैथ्स के, मैं सारी बातें बच्चों को बताता हूँ। बच्चों को फ्री पैसे दाया करने का खैर शौक होता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर यार, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, बच्चों को खाली बता सकता हूँ। भाई देखो कोसाइन लॉ क्या होता है, कोसाइन लॉ का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc। आगे क्या होता है, कॉस अल्फा। ऑब्वियसली क्वेश्चन कह रहा है कोसाइन लॉ कैन बी रिड्यूस टू डैश। तो मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट यानी कि कोसाइन लॉ किस चीज पे रिड्यूस होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोसाइन लॉ कैन बी रिड्यूस्ड टू पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कि भाई अगर मैं अपना एंगल कोसाइन लॉ में कभी भी 90 डिग्री रख दूं तो cos 90 बेसिकली 0 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या बचेगा, सिंपल आंसर बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये ए बी और सी क्या है, आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज द बेसिकली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, whenever the cosine law having an angle of 90 degree, whenever the cosine law has the angle of a 90 degree, it is always reduced to Pythagoras theorem। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है, ना सिर्फ नस साइड आईबीएस बल्कि एनईटी के पेपर से बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि आपके पास जो जर्नल लॉज के ट्राइंगल हैं उसमें से कौन सा जो लॉ है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। आपके पास 3 जर्नल लॉज होते हैं। अगेन ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, बट बच्चे को सुननी नहीं है, बच्चे को 10,500 रुपए अपने माँ बाप का जाया करना है हराम मौत में। तो भाई साइन लॉ एक आपके पास होता है, एक आपके पास होता है कोसाइन लॉ,
और एक दुनिया में आपके पास लॉ होते हैं, इसको टेंजेंट लॉ कहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत पेपर में आ रहा है कि भाई जितने भी दुनिया के जर्नल लॉज हैं ट्राइंगल को सॉल्व करने के, रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के सिर्फ 3 जर्नल लॉज हैं ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के, साइन लॉ है, कोसाइन लॉ है, टेंजेंट लॉ है। कहता है कि भाई जर्नल लॉ ऑफ अ ट्राइंगल कौन सा वो ऐसा है जो फंडामेंटल लॉ नहीं है। मेरा बेटा हमेशा ये बात याद रखिएगा, टेंजेंट लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ यानी कि ऐसा लॉ जिसके बगैर कभी ट्राइंगल सॉल्व भी नहीं हो सकता। ऐसे लॉ सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। ये साइन लॉ फंडामेंटल लॉ होता है, कोसाइन लॉ फंडामेंटल होता है, यानी कि दुनिया में साइन और कोसाइन लॉ के बगैर आप ट्राइंगल को सॉल्व भी नहीं कर सकते, टेंजेंट लॉ के बगैर कर सकते हो। तभी मेजॉरिटी बच्चों को पता भी नहीं होता टेंजेंट लॉ होता क्या है। पॉइंट इज दैट कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल लॉ कौन सा लॉ नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टेंजेंट लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ। सही है ना भाई, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजॉरिटी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, ऑल्दो मैंने लेक्चर नंबर 3 जो मैंने पास्ट पेपर के डाली उसमें करवाया हुआ भी ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर्स में भी मौजूद है, ये क्वेश्चन नस्ट में भी बहुत दफा आया है, ये क्वेश्चन फास्ट में भी आया और ये क्वेश्चन एनडीए में भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मेरा बेटा आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार, आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ टेंजन ए की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहे हैं? बताओ टेंजन ए की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व कैसे करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए कि यार 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है किसके? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 माइनस का कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है किसके? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये शॉर्ट ट्रिक आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई अगर आपसे कहा जाता है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा है, तो भाई सिंपल तरीके से ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन? तो बेटा सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल देंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर में स्टेटमेंट ये गिवन है, 1 प्लस कॉस है किसके बराबर आ जाएगा भाई? 1 प्लस कॉस इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2। और 1 माइनस कॉस किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा? ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2। इक्वल टू के बाद गिवन है हमें x डिवाइडेड बाय y। देखो भाई इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और ये cos डिवाइडेड बाय sin किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2। भाई खुदारा कोई लेजेंड का बच्चा a बाय 2 को a बाय 2 से कैंसिल ना कर दे, कैंसिल हो जाएगा बेटा पेपर। सही है ना भाई? a बाय 2 एंगल है, एंगल कभी नहीं कटता अल्लाह के वास्ते। यहाँ पे x बाय y का x बाय y। सही है ना? अगर अब गौर से देखो, स्क्वायर रूट को कर देगा कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली cot a डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास cot a बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरा बच्चा x बाय y। आपके पास cot a बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x बाय y। आपके पास cot a बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बाय y। क्वेश्चन सॉल्व करने के अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है डायरेक्टली सॉल्व कर लो, नहीं तो एक और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है कि अगर आपको कॉट का हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? आपको टेंजन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंजन कंप्लीट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा के कॉट ए बाय 2 की वैल्यू निकाली है। तो अगर तो आपको कॉट का हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आता तो शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखा देता हूँ। भाई सिंपल तरीके से कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट किसका आपके पास इनवर्स होता है? इनवर्स नहीं कहेंगे, रेसिप्रोकल ही कहेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की? आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है। मेरा बेटा कॉट टेंजन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या होता है? बेसिकली 1 बाय टेंजन होता है ना भाई? तो यहाँ पे इस कॉट a बाय 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय टेंजन a बाय 2, है ना भाई? इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है? x बाय y का x बाय y। ये देखो ये टेंजन a बाय 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y और x जो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरे जाके उल्टी फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? इक्वल टू के बाद आ जाएगा टेंजन a बाय 2। ये क्या स्टेप पर है? स्टेप को समझिएगा मेरा बेटा। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है cot a बाय 2। क्या मौजूद है? cot a बाय 2। cot a बाय 2 किसके बराबर आ रहा है? x बाय y के। देखो cot इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टेंजन, तो हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया 1 बाय टेंजन के अंदर। अब चूंकि मुझे टेंजन को ऊपर लेकर आने, तो हमने पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिख दिया। सिंपल तरीके से क्या आ गया? टेंजन a बाय 2 आ गया। अब गौर से बात समझिएगा, हमारे पास टेंजन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? भाई हमारे पास टेंजन का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? ये होता है हमारे पास सिंपल तरीके से, मैं इसको नीचे शो कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। भाई हमारे पास टेंजन ए के लिए या टेंजन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टेंजन थीटा का, भाई मेरा बेटा टेंजन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एंगल के अंदर? ये होता है 2 टेंजन थीटा बाई 2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का टेंजन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या बन जाएगा भाई? टेंजन ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टेंजन ए बाई 2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का टेंजन स्क्वायर ए बाई 2। तमाम वैल्यूज को हमने टेंजन ए बाई 2 की वैल्यू जो निकाली है उसको पुट करवा दीजिए।
क्या बन जाएगा 2 का 2 y डिवाइडेड बाय x, है ना भाई। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर a/2 में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला डाल दीजिए, क्या हो जाएगा भाई y/x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, ऊपर यहाँ पे बन गया 2y डिवाइडेड बाय x और नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो सबसे नीचे वाला एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। मेरा बेटा इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदारा इस क्वेश्चन को समझ में आया तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आया, या अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाजमी मुझे कंफर्म करिएगा। बेटा ये क्वेश्चन आईबीए साइड पे आता है, नस साइड पे आता है, बट एनईडी ने पेपर में शामिल किया हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदारा इस क्वेश्चन में परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे थे, इसलिए मैंने खुद से सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है कि यार देखो, अगर मैट्रिक्स ए की जो है ना वैल्यू, अगर मैट्रिक्स ए की आपके पास पर्टिकुलरली रॉ इंटू कॉलम आ रहे हैं m इंटू एन, और मैट्रिक्स बी के रॉ इंटू कॉलम आ रहे हैं n इंटू पी, या इसको n इंटू पी, तो बताओ अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रिलेशन क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ देखी जाती है, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, तो आंसर क्या होगा m इंटू पी। क्या होगा आंसर, m इंटू पी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन जो बायनॉमियल थ्योरम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यार तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में आ रहा है 13। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई बताओ फाइंड द टर्म x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन। कहता है x की पावर 5 की वैल्यू फाइंड करो। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 होल पावर में 13। कहता है x की पावर 5 के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब बहुत ही आसान चीज है भाई, क्या कह रहा है x की पावर 5 पे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन चाहो तो शॉर्ट ट्रिक पे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर बायनॉमियल थ्योरम पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पावर को कंपेयर करवा के सॉल्व करोगे। अगर तो ओरिजिनल मेथड समझे तो ओरिजिनल मेथड समझा देता हूँ कि बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है मेरा बेटा, n कॉम्बिनेशन, ये पावर गिवन है n, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म b होती है। सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या बन जाएगा 13 कॉम्बिनेशन r, a क्या हो जाएगा 113 माइनस का r, b हो जाएगा सिंपल तरीके से x डिवाइडेड बाई 2 तो r का r, है ना भाई। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 13 कॉम्बिनेशन r, 1 के ऊपर कोई भी टर्म हो 1 बन ही रहता है, 1 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, सही ना भाई। यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंपल x की पावर r और 2 की पावर r। तो आपने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करवा दिया। अब जो भी आपकी यहाँ पे x की टर्म आ रही है, x की जो गिवन पावर आ रही है, इसको कंपेयर करवा दोगे x की रिक्वायर्ड पावर से, तो आपके पास सिंपल तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के बराबर आ जाएगी। तो जहां जहां क्वेश्चन में r आ रहा है वहां पे उठा के 5 डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा x की पावर 5 के ऊपर। नहीं तो इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने लेक्चर्स में बहुत दफा सिखाई हुई है कि r को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऊपर लिखो रिक्वायर्ड पावर ऑफ x, रिक्वायर्ड पावर ऑफ x का गिवन है 5 और नीचे इनर पावर ऑफ x। यहाँ पे x की जो टर्म के अंदर इनर पावर आ रही है उसको लिखो, यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ से भी आपके पास r की वैल्यू 5 ही आएगी, बायनॉमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट में डाल दो सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा प्यारा बच्चा, इसको मैंने डिटेल लेक्चर्स के अंदर तमाम लेक्चर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करे, मैं उसको काइंडली जाके देखिएगा। मैंने सारी चीजें पहले सिखाई हुई अपने शागिर्दों को, मेरे बच्चों को मसले की बात ही नहीं होती भाई। क्लियर है मेरा बच्चा। एक और क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का आजकल बहुत पूछा गया, बच्चे बड़े परेशान चल रहे थे भाई, 3/2 है, यहाँ पे 0 है, आपसे यहाँ पे नीचे गिवन है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9 माइनस का x स्क्वायर इंटू dx। तो भाई ये आपके पास इंटीग्रेशन का सिंपली फॉर्मूला आ रहा है। इंटीग्रेशन का क्या आ रहा है मेरा बेटा, फॉर्मूला आ रहा है। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है भाई, सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लोग कहते हैं सर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, बेटा कैलकुलेटर भी चलाना नहीं आता 99% आवाम को, सही है ना भाई। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कैलकुलेटर को यूज मत किया करें। देखो भाई मुझसे अक्सर बच्चे फरमाइश करें सर कैलकुलेटर के ऊपर वीडियोस बना दें, अगर तो मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर बनाऊंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि मैं उसके खिलाफ रहा हूँ हमेशा। तो भाई मैं उसको कह नहीं सकता भी मैं क्या करता हूँ, बट द पॉइंट इज दैट कि यार खुदारा कैलकुलेटर के ऊपर मसले मसाइल ही करोगे, अनलेस अनटिल कैलकुलेटर को प्रॉपर चलाना आता हो, तो वो खुदारा ओरिजिनल मेथड आना चाहिए। तो भाई विद इन सेकंड्स आप हाथ से कर सकते हो मैनुअली। कैसे सॉल्व करोगे भाई, आपके पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का, किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से आपके पास साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस किसी के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, 9 का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, 9 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 3 के बराबर है और x x एल इज ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x का x एल इज a की जगह पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से तुम्हें लिमिट्स गिवन है
कौन कौन सी, 3/2 और 0। तो बारी बारी सॉल्व कर लो। एक दफा बन जाएगा साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 2 3, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स दूसरी बार क्या हो जाएगा, 3/2 की जगह पे 0 आ जाएगा और नीचे 3 का 3 एज इट इज। तो हमने क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। इस तरीके से सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो भी आपका पर्टिकुलर आंसर आ रहा होगा आप चेक कर सकते हो वहां पे क्या आंसर आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन जो मेरे जहन में भी आ रहा हो, वो एक और क्वेश्चन है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत आए हुए थे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन तो भूल ही गया। इधर देखिएगा जरा, पेपर के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के बेतहाशा क्वेश्चंस आए थे, मैंने 4-5 क्वेश्चन नोट करके लिख रखे हैं। एक क्वेश्चन था 2x + 7 डिवाइडेड बाय x + 6 इंटू x + 5। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व होगा। तो भाई सिंपल आपको पार्शियली इसको सॉल्व करके दिखाना था, सिंपल बस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन में लेकर आना था। मेरा बेटा, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड करी हुई है 40 मिनट्स की, 35 मिनट्स की। तो अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो खुदा उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एप्टीट्यूड के हवाले से। आप सिंपल जाके यूट्यूब के सर्च बार पे लिखो पार्शियल फ्रैक्शन बाय सर हाशिम ज़िया, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, एप्टीट्यूड मैथ्स या ईकेट मैथ्स पे लिखा हुआ होगा। तो भाई सिंपल इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसका आंसर क्या होगा मेरा बेटा, ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 आ रहा है। केस नंबर 1 का मतलब क्या है कि इररिड्यूसिबल है, फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते इसको आप। लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स जब आ रहे हैं तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आ रहा होगा a डिवाइडेड बाय x + 6 प्लस का b डिवाइडेड बाय x + 5। जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उन सबको पार्शियल फैक्टर्स पे आप सपोजिशन करवा देते हो। यही इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर था। एक और क्वेश्चन था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, एंड इट वाज समथिंग लाइक, यार अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, कुछ एक और क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से पूछा गया वो कुछ इस तरह का था कि आपको कहा जा रहा है कि ऊपर आ रहा है आपके पास x प्लस का 34 और नीचे गिवन था x + 2 इंटू x + 6। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 आ रहा है। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाय x + जितने भी देखो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको सबको पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर सपोजिशन करवा देते हो, प्लस का b डिवाइडेड बाय x + 6। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन भी पूछा पता है एनईटी के पेपर्स के अंदर, जो भी पेपर्स आ रहे थे बहुत सारे बच्चे इसको लेके परेशान चल रहे हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मेरा बेटा आसान सा तरीका है, देखो अब ये जो आपके पास आ रहा है केस नंबर 2 का क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ना सिर्फ आपको यहाँ पे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स गिवन है बल्कि कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हो, जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं पहले उनको सपोजिशन करवा दीजिए पार्शियल फैक्टर्स के ऊपर। एक बन जाएगा a डिवाइडेड बाय x + 2, फिर अगला वाला। अब ये जो फैक्टर आ रहे हैं देखो इसमें x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, लीनियर और डिफरेंट तो है मगर कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, तो रिपीटेड वैल्यू को आप एक और सपोजिशन पे सपोज करवाते हो। अगेन मेरा बच्चा मैं रिकमेंड करूंगा, ये सारी बातें आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, खुदारा 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 जाके पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास सपोजिशन के ऊपर a डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस का c डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, भाई देखो जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हुए एक दफा आपने उनके ऊपर सपोजिशन करवा दी, फिर जो रिपीटेड फैक्टर था एक दफा सपोजिशन सी उसको दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने सारे केसेस उस वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, खुदा उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा था, बच्चे अक्सर परेशान थे उसके अंदर, वो क्वेश्चन ये था कि भाई देखो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया cos x डिवाइडेड बाय टेंजन x इंटू साइन x। अब पता नहीं बच्चे इसमें परेशान चल रहे हैं, भाई सिंप्लीफाई कर लो ना, इसमें क्या मसला है, cos x का cos x रहेगा, टेंजन x किसके बराबर होता है, टेंजन का फॉर्मूला होता है sin x बाय cos x इंटू sin x का बाहर sin x। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड होने से नीचे वाले पे रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी, है ना भाई, मैथ्स का यही कॉन्सेप्ट है ना आपसे। अब गौर से देखिएगा पहले कॉन्सेप्ट को, देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर है cos x का cos x, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x। अब क्या करें सर, भाई मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यूज करो ना, ये वाली टर्म जो नीचे से ऊपर जाएगी पलटा करके लिखी जाएगी, क्या बन जाएगा cos x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। मेरा बेटा cos बाय sin क्या होता है, cos बाय sin होता है cot थीटा, तो क्या बन गया cot स्क्वायर x। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइनल। एक क्वेश्चन और पेपर में बहुत पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन था कि भाई x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू प्लस का x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इक्वल टू के बाद 34/15। कैसे सॉल्व करोगे भाई, सिंपल तरीके से एलसीएम लेना है, मतलब ये क्लास 1 की बात है, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, नीचे x + 1 इंटू x - 1, ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये x + 1 जाके इससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या है 34/15 है। अब सिंप्लीफाई करवा लो इसको, मतलब ये बातें भी बंदा पढ़ाएगा, तो ये सिंपल चीजें सिंप्लीफाई करवा लो।
ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, आगे क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सही है ना भाई। इक्वल टू के बाद क्या है 34/15, फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट कर देगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इक्वल टू के बाद क्या 34/15, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सही है ना भाई। इक्वल टू के बाद क्या है 34/15। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास 2 का 2, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इक्वल टू के इस तरफ गिवन है 34/15। आपको ऑप्शंस के अंदर x की 4 वैल्यूज गिवन होंगी, है ना भाई, बारी बारी उन चारों वैल्यूज को इधर x से यहाँ पे पुट करोगे, जिस x की वैल्यू के ऊपर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यानी कि जिस x की वैल्यू के ऊपर 34/15 बन जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंपल इज दैट भाई। क्या मसले की बात है इसके, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, जिस x की वैल्यू के ऊपर आपके पास 34/15 आ जाए तो आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो जाना है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन हमें गिवन था बहुत ही आसान सा, कि भाई आपके पास प्रोबेबिलिटी के टॉपिक का एक क्वेश्चन था कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए, अगर आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स इन 2 डाइसेस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स इन 2 डाइसेस। अब आपको 2 डाइसेस का केस तो मालूम है कि 2 डाइसेस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 36 के करीब होती है। कैसे भाई, बचपन में लूडो खेलते थे ना, एक बार एक डाइस में एक छक्के में 1 आ जाए, एक में 1 आ जाए, एक में 1,2 आ जाए, एक में 1,3 आ जाए, एक में 2,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 6,1, 6,2, यानी कि इस तरह आपके पास ये 36 केसेस हैं। आपसे कहा जा रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हारे पास जो है ना ये डिफरेंट नंबर्स आए, तो भाई सेम नंबर्स कितने होते हैं, सेम नंबर्स सिर्फ ये 6 होंगे ना, जाहिर सी बात है, सेम नंबर्स कितने होंगे टोटल इन 2 डाइसेस के अंदर, सेम नंबर्स कितने होंगे टोटल, 4/4 होगा, 5/5 होगा, और क्या होगा 6/6 होगा, यानी कि सेम नंबर्स कितने होंगे इन 2 डाइसेस के अंदर। आप तमाम के तमाम लोग बोलेंगे सर सिर्फ 6 होंगे, तो भाई अगर मैं 36 में 6 निकाल दूं क्या बचेगा, 30 बचेगा, 30/36 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 30/36, तो आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/6। भाई 30 नंबर्स डिवाइडेड बाय 36, 36 क्या है टोटल आपके पास नंबर्स, टोटल इवेंट्स, 30 क्या है फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट कितना है आपके पास। आपसे कहा जा रहा है कि भाई 2 डाइसेस के केस के अंदर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की आपके सेम नंबर्स ना है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो भाई डिफरेंट नंबर्स कैसे कितने होंगे भाई, अगर टोटल केसेस 36 हैं तो सेम नंबर्स कितने हैं, 6 हैं खाली, तो 36 में 6 माइनस है तो 30 आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के हम 30/36 के ऊपर। भाई बाकी सारे क्वेश्चन बड़े इजी इजी थे, इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा, सिंपल सारे बच्चे फॉर्मुलाज याद करके जाओ, फॉर्मुलाज पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरा बेटा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत ही इजी है, मतलब इस क्वेश्चन को भी बच्चे परेशान चल रहे थे, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, भाई ये किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से 1 + tan थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, है ना भाई, तो sec स्क्वायर 1/sec किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, सिंपलीफाई हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो भाई बच्चे इन क्वेश्चंस में भी परेशान चल रहे थे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, लिमिट्स के फॉर्मुलाज और एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मुलाज मैंने सारे के सारे अपने लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, एक एक चीज मैंने पढ़ाई हुई है, तो मेरा बेटा इन फॉर्मुलाज को लाजमी लेके जाइएगा, देख के जाइए कि फॉर्मुलाज पेपर में बहुत आ रहे हैं। अच्छा मैंने बाकी कुछ बहुत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, उसके पीछे रीजन ये कि मेरा बेटा ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 2021 के पेपर में 2020 के पेपर में आ चुके हैं, जिनको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो कि मेजोरिटी मैंने पहले सॉल्व नहीं करवाए हुए थे। मेरा बेटा बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हूँ, मेरे 6 लेक्चर जिससे पहले मैं डाल चुका हूँ, 6 लेक्चर्स। वो वाटर टैंक वाला क्वेश्चन एक बहुत आया हुआ है, मुझे मालूम है आया हुआ है, वो आपके पास दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स गिवन है, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे करवाए हुए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के भी बहुत से क्वेश्चंस करवाए थे, बच्चे स्टिल परेशान चलते हैं, दोबारा करवा दिए। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लेक्चर यहाँ पे करवा रहा हूँ जो मैंने नहीं करवाए हुए, बाकी सारी चीजें मैंने करवाई हुई है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा 6 के 6 लेक्चर से, खुदारा उनको देखिएगा, खुदारा वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड 2 के लिए भी, वो क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लेक्चर्स राउंड 2 के लिए भी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है दाऊद के टेस्ट के लिए भी, क्योंकि दाऊद का टेस्ट भी एनईडी के कंडक्ट करेगा, एनईडी के ही पैटर्न पे कंडक्ट होगा और एनईडी ही उसको यही क्वेश्चंस वहां पे भी आ रहे होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा सिर्फ ये क्वेश्चंस करके जाओ, बट मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि यार अगर तुम्हें एक हलवा मिल रहा है हलवे को लाजमी करके जाओ, अपनी तैयारी पूरी रखो। आज अगर तुम अपना राउंड 1 देकर आए हो तो आज ही से तैयारी करना स्टार्ट करो,
और अभी थके हुए हो, मुझे मालूम है परेशान हूं, 3 अगस्त को एनईटी का रिजल्ट आएगा, मुझे मालूम है अभी दिल धक धक कर रहा है, तो भाई इस टाइम को जाया क्यों कर रहे हो? एटलीस्ट ये 2020 के जो पेपर्स हैं, 2021 के पेपर हैं, 2020 के पेपर्स हैं, इनको तो कवर कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उसमें सब डाला हुआ है, उस ड्राइव में खजाना है बेटा। उस ड्राइव से बड़े बड़े कोचिंग वालों को जो है ना तकलीफ होती है कि सर आप ये काम फ्री में क्यों कर रहे होते हैं। पॉइंट इज डेट कि भाई उस ड्राइव से बड़े बड़े लोगों को तकलीफ होती है, सिर्फ उस ड्राइव के जितना खजाना है ना उसको लाजमी अपने पास रखो, उस ड्राइव को फॉलो करो। उसमें मैंने सारे पेपर्स डाले हुए हैं मेरा बेटा, एक एक पेपर डाला हुआ जो एनईटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस राउंड 2 के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट होंगे। अगेन 99% चांस है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1% चांस पे जाओ, हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट ना हो तो क्या करोगे। इसीलिए तैयारी पूरी करो, मगर इन क्वेश्चंस को लाजमी करो। मेरे शागिर्द हो, बस मेरी इतनी बात ध्यान में रखना, क्वेश्चंस आ सकते हैं दोबारा, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से करके जाना। तो लास्ट में बस एक बात कहूंगा छोटी सी, कि भाई मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप दाऊद की तैयारी कर रहे हैं, आप उस्मान की तैयारी कर रहे हैं, या एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का। तो उसमें मेजॉरिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बट लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी सैटरडे संडे वाले दिन। तो उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए, 3,000 में सारी चीज आपको मिलेंगी, चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश। तो भाई उसमें टेस्ट वगैरह सब शामिल है। उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक पोस्ट कर रहा हूँ। वो बैच में 5 या 6 तारीख से स्टार्ट भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप उसमें बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। यहीं पे लेक्चर के काम करते हैं, उस उम्मीद के साथ आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। आई होप कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।